दोस्तों, आपके सामने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ही आई एंड यू आर फ्रेंड्स। वह, मैं और तुम दोस्त हैं। लेकिन ये एक गलत सेंटेंस है। अगर इसी सेंटेंस को हम इस तरह से लिख दें, यू ही एंड आई आर फ्रेंड्स, तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। उसी तरह यू आर बेटर देन मी, ये एक गलत सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पर मी के जगह पर आई का प्रयोग होगा। यू आर बेटर देन आई। लेकिन ही रेस्पेक्ट्स यू मोर देन आई, यहाँ पर आई के जगह पर मी का प्रयोग होगा। ही रेस्पेक्ट्स यू मोर देन मी। तो ऐसा क्यों है? और ऐसे ही और कौन कौन से इरर्स हैं जिन्हें आप स्कूल एग्जाम्स या ज़्यादातर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। ये टॉपिक सिंटैक्स के अंतर्गत आता है, तो सिंटैक्स और इसके इंपॉर्टेंट रूल्स को अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, सबसे पहले हम सिंटैक्स को समझते हैं कि सिंटैक्स आखिर है क्या। सिंटैक्स इज अ ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन ए सेंटेंस। सिंटैक्स यानी कि वाक्य रचना, लिंग्विस्टिक्स यानी कि भाषा विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसी वाक्य में शब्दों को सही क्रम में तथा सही रूप में प्रयोग करना सीखते हैं। अब यहाँ पर दो बातें ध्यान देने योग्य हैं। पहला, शब्दों को आपको सही क्रम यानी कि करेक्ट ऑर्डर में प्रयोग करना है, और दूसरा, शब्दों को आपको सही रूप यानी कि करेक्ट फॉर्म में प्रयोग करना है। जैसे मैं चावल खाता हूँ, इस वाक्य को आप इस तरह तो नहीं लिख सकते ना कि हूँ चावल खाता मैं। इसी तरह इंग्लिश लैंग्वेज में भी किसी सेंटेंस को ग्रामेटिकली करेक्ट होने के लिए वर्ड्स का करेक्ट अरेंजमेंट होना चाहिए, यानी कि वर्ड्स ग्रामर के रूल्स के हिसाब से सही क्रम में होने चाहिए। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको सिंटैक्स से संबंधित टोटल 10 रूल्स बताऊंगा, जिनमें से कि पहले 4 रूल्स वर्ड्स के करेक्ट अरेंजमेंट से संबंधित होंगे और अगले 6 रूल्स वर्ड्स के करेक्ट फॉर्म से संबंधित होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं वर्ड्स के करेक्ट अरेंजमेंट से संबंधित पहले रूल की तरफ। रूल नंबर 1, ज़्यादातर अफर्मेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स में कुछ भी आ सकता है, जैसे ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट या एडजंक्ट, जिसके बारे में मैंने आपको पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस के वीडियो लेक्चर में बताया था। हेल्पिंग वर्ब और अदर वर्ड्स को मैंने ब्रैकेट्स में इसलिए रखा है क्योंकि किसी सेंटेंस में ये हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। जैसे वह दौड़ता है, ही रन्स, यहाँ हेल्पिंग वर्ब और अदर वर्ड्स नहीं आए हैं, लेकिन वह मैदान में दौड़ रहा है, ही इज़ रनिंग इन द फील्ड, यहाँ हेल्पिंग वर्ब और अदर वर्ड्स दोनों आए हुए हैं और इनके ऑर्डर यानी कि क्रम पर आप ध्यान दे सकते हैं। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आया है, उसके बाद वर्ब आया है और उसके बाद अदर वर्ड्स आए हैं। रूल नंबर 2, सामान्यतः नेगेटिव सेंटेंसेस में नॉट तीसरे नंबर पर आता है। जैसे ही इज़ नॉट गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जा रहा है। आई विल नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलूँगा। साफ तौर से आप देख सकते हैं कि नॉट तीसरे नंबर पर आ रहा है। रूल नंबर 3, वैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जिनका जवाब हम यस या नो में दे सकते हैं, उनमें शुरू में क्या आने पर हम वाट नहीं लगाएंगे, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब पहले लगाएंगे। जैसे क्या तुम खाओगे और तुम क्या खाओगे, दोनों वाक्यों में बहुत अंतर है। पहले वाले का जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हैं, लेकिन दूसरे वाले का जवाब आप हाँ या ना में नहीं दे सकते। यहाँ आपको बताना होगा कि आप क्या खाइएगा। उदाहरण के लिए आम खाइएगा या सेब खाइएगा। तो वैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जिनका जवाब हम यस या नो में दे सकते हैं, उनमें शुरू में क्या आने पर हम वाट नहीं लगाएंगे, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देंगे। जैसे तुम खाओगे, इसकी इंग्लिश होगी यू विल ईट, लेकिन क्या तुम खाओगे, इसकी इंग्लिश हो जाएगी विल यू ईट। यहाँ पर हमने सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को उठाकर आगे कर दिया है। उसी तरह वह स्कूल जा रहा है, ही इज़ गोइंग टू स्कूल, लेकिन क्या वह स्कूल जा रहा है, इज़ ही गोइंग टू स्कूल। रूल नंबर 4, वैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जिनका जवाब हम यस या नो में नहीं दे सकते, उनका जनरल स्ट्रक्चर होगा क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। जैसे तुम क्या खाओगे, व्हाट विल यू ईट। वह कहाँ जा रही है, वेयर इज सी गोइंग। तुम कब सोते हो, व्हेन डू यू स्लीप। यहाँ आप देख सकते हैं कि आपको क्वेश्चन वर्ड को पहले रखना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को रखना है, उसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब आएंगे। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट 6 रूल्स की तरफ, जो करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स इन ए सेंटेंस से संबंधित हैं। रूल नंबर 5, यदि किसी वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में 2 या 3 पर्सन, फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड पर्सन का प्रयोग हो, तो उन्हें 2, 3, 1 के क्रम में रखा जाता है। यानी कि सबसे पहले सेकेंड पर्सन आता है,
उसके बाद थर्ड पर्सन और उसके बाद फर्स्ट पर्सन। जैसे ही, आई एंड यू आर फ्रेंड्स, ये सेंटेंस गलत है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट के रूप में 3 पर्सन आए हैं, ही, आई और यू, लेकिन इनको 3, 1, 2 के क्रम में रखा गया है जबकि इन्हें 2, 3, 1 के क्रम में रखना था। इसीलिए करेक्ट सेंटेंस होगा यू, ही एंड आई आर फ्रेंड्स। उसी तरह आई एंड यू वेंट देयर, ये एक गलत सेंटेंस है क्योंकि हमें 2, 3, 1 के ऑर्डर को फॉलो करना है। अब यहाँ थर्ड पर्सन तो है नहीं, तो हमें 2, 1 के ऑर्डर को फॉलो करना पड़ेगा। इसीलिए करेक्ट सेंटेंस होगा यू एंड आई वेंट देयर। हम इस तरह के स्ट्रक्चर को इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि इससे पोलाइटनेस यानी कि सभ्यता झलकती है। हम हमेशा दूसरों को अपने से आगे रखते हैं। लेकिन किसी वाक्य में यदि किसी भूल या अपराध को स्वीकार किया जाए तो सभ्य आचरण की दृष्टि से हम सबसे पहले फर्स्ट पर्सन यानी कि अपने आप को रखते हैं और 2, 3, 1 के क्रम के बजाय 1, 2, 3 के क्रम को फॉलो करते हैं। जैसे आई, यू एंड ही हैव कमिटेड अ सिन, ये एक सही सेंटेंस है। मैं और वह दोषी हैं, आई एंड ही आर गिल्टी, ये भी एक सही सेंटेंस है। रूल नंबर 6, देन के बाद नॉमिनेटिव केस प्रोनाउन का यूज होता है अगर कंपैरिजन दो नॉमिनेटिव्स के बीच हो। अब ग्रामेटिकल केस के बारे में मैंने आपको अपने केस वाले वीडियो लेक्चर में बताया था कि नाउन की ही तरह किसी प्रोनाउन के सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होने पर उसे नॉमिनेटिव केस में, ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होने पर उसे ऑब्जेक्टिव केस में, और पोजेशन या रिलेशन का बोध कराने के लिए उसे पॉजेसिव केस में होना समझा जाता है। तो देन के बाद हम नॉमिनेटिव केस प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे अगर कंपैरिजन दो नॉमिनेटिव्स के बीच हो। इस बात को एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। जैसे यू आर बेटर देन मी, ये ग्रामेटिकली एक गलत सेंटेंस है क्योंकि हमने यहाँ पर यू जो कि नॉमिनेटिव केस में है उसका कंपैरिजन मी से कर दिया है जो कि ऑब्जेक्टिव केस फॉर्म है, जबकि ग्रामेटिकली नॉमिनेटिव केस का कंपैरिजन नॉमिनेटिव केस से ही होगा, यानी कि करेक्ट सेंटेंस होगा यू आर बेटर देन आई। हालांकि अब इस तरह के यूज़ को ओल्ड फैशन्ड माना जाता है। ज़्यादातर लोग ऑब्जेक्टिव केस का ही यूज़ करते हैं और केवल फॉर्मल राइटिंग में इस रूल को फॉलो किया जाता है। लेकिन फिर भी सिंटैक्स के रूल्स के हिसाब से नॉमिनेटिव केस का कंपैरिजन सिर्फ नॉमिनेटिव केस के ही साथ होना चाहिए। अब दूसरे पॉइंट पर ध्यान दीजिए। देन के बाद ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का प्रयोग होता है अगर कंपैरिजन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच हो। जैसे वह मुझसे ज़्यादा तुम्हारी इज्जत करता है, इसकी इंग्लिश होगी ही रेस्पेक्ट्स यू मोर देन मी, न कि ही रेस्पेक्ट्स यू मोर देन आई, क्योंकि यहाँ यू ऑब्जेक्टिव केस में है जिसका कंपैरिजन ऑब्जेक्टिव केस से ही होगा, न कि नॉमिनेटिव केस से। रूल नंबर 7, लेट के बाद या किसी प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का यूज होता है। जैसे लेट हिम एंड मी गो, न कि लेट ही एंड आई गो। ही डिपेंड्स ऑन मी, न कि ही डिपेंड्स ऑन आई, क्योंकि ऑन एक प्रेपोजिशन है और इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का यूज करेंगे, न कि नॉमिनेटिव केस प्रोनाउन का। उसी तरह देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन यू एंड मी सही है और देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन यू एंड आई गलत है। रूल नंबर 8, यदि किसी वाक्य में वर्ब टू बी यानी कि इज, एम, आर, वाज, वर के बाद एक प्रोनाउन आता है और उसके बाद समाप्त हो जाता है, तब उसे हम नॉमिनेटिव या ऑब्जेक्टिव किसी भी केस में रख सकते हैं। जैसे इट इज़ आई और इट इज़ मी। मॉडर्न इंग्लिश यूजेस के अनुसार दोनों ही सेंटेंस करेक्ट हैं। लेकिन अगर वर्ब टू बी के बाद आने वाले प्रोनाउन के बाद किसी क्लाउज यानी कि उपवाक्य का प्रयोग हो तो उस प्रोनाउन को हम हमेशा नॉमिनेटिव केस में ही रखेंगे। जैसे इट इज़ आई हु इज़ गिल्टी, न कि इट इज़ मी हु इज़ गिल्टी। इट इज़ ही हु कैन हेल्प यू, न कि इट इज़ हिम हु कैन हेल्प यू। रूल नंबर 9, अगर किसी वाक्य का सब्जेक्ट वन हो और अपना के अर्थ में यानी कि पोजेशन दिखाने के लिए पॉजेसिव केस में वंस का प्रयोग किया जाता है, ना कि हिज या हर का। जैसे वन मस्ट लव वंस कंट्री, ना कि वन मस्ट लव हिज और हर कंट्री। वन मस्ट टेक केयर वंस हेल्थ, ना कि वन मस्ट टेक केयर ऑफ हिज और हर हेल्थ। रूल नंबर 10, ईच अदर का प्रयोग दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है, बल्कि वन अनदर का प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है। जैसे रोहित और राहुल एक दूसरे से नफरत करते हैं, रोहित एंड राहुल हेट ईच अदर। यहाँ ईच अदर का प्रयोग इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ सिर्फ दो व्यक्ति हैं, रोहित और राहुल, लेकिन पांचों भाई एक दूसरे से प्यार करते हैं। इसकी इंग्लिश होगी द 5 ब्रदर्स लव वन अनदर। यहाँ ईच अदर के बजाय वन अनदर का प्रयोग इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ दो से अधिक व्यक्तियों के बारे में बात हो रही है। हालांकि मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में इस अंतर को आवश्यक नहीं माना गया है
अब बहुत से लोग दो के लिए भी वन अनदर का और दो से अधिक के लिए ईच अदर का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन फिर भी कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये रूल बहुत ही मायने रखता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से संबंधित सिंटैक्स के रूल्स बताऊंगा। तो ये वीडियो लेक्चर आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।